तो सबसे पहले सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गुणवाना जय बड़ादू। मेरा नाम है भरत पंद्राम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल भरत पंद्राम ऑफिशियल। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो मैं ये सब जानकारी देता हूँ यह सब मैं समाज हित के लिए देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं किसी पुस्तक के बारे में बताता हूँ दूसरे लोगों को, उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियो रेगुलर बनाता रहता हूँ। और कभी कभी बीच में गैप भी खल जाते हैं कुछ दिक्कतों के कारण। तो आज की इस वीडियो में हम पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो का जो बचपन था उसका पार्ट 2 लाए हैं और इसमें हम देखेंगे क्या क्या जानकारी हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म या व्यक्ति के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। और इस वीडियो का उद्देश्य मात्र समाज हित के लिए अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना है और किसी भी तरह से पैसा कमाना नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं पारिकोपाल लेंगो गोंडी पुनेम दर्शन का यह पुस्तक है, जो कि उसके बाद एक मैंने पार्ट डाला था उनके बचपन के बारे में। पहाड़ी पारिकोपाल लेंगो का बचपन पार्ट 1 करके आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और उसी के बाद का यह आगे से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहाड़ी पारिकोपाल लेंगो जब अपने पिताजी के कार्यभार में हाथ बटाने योग्य हो चुका था तब एक वक्त ऐसा आया कि पूर्वाकोट और पड़ोसी गणराज्य हरकोटा में प्राकृतिक कोप आ पड़ा। भयानक रोगों का संक्रमण फैल गया। गांव के गांव शमशान भूमि में रूपांतर होने लगे थे। उन गणराज्यों में निवास करने वाली जनता भयग्रस्त हो चुकी थी। ठीक उसी समय पूर्वाकोट पर अन्य पड़ोसी गणराज्यों के गण प्रमुखों ने अपनी सत्ता विस्तार करने हेतु आक्रमण कर दिया। सभी कोयामुरी द्वीप के कोयावंशी गणजीव थे, परंतु उनमें आपसी संघर्ष अपने अपने राज्य विस्तार हेतु हर वक्त होता ही रहता था। इसलिए पूर्वाकोट के गण प्रमुख अपने राज्य की सुरक्षा हेतु जुट गए। उनमें घमासान युद्ध छिड़ गया था। एक और भयानक रोगों का संक्रमण और दूसरी ओर बाहरी शत्रुओं का आक्रमण। इन दोनों संकटों के कारण उन गणराज्यों के गण प्रमुखों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अंत में तीनों गणराज्यों के गण प्रमुखों ने मिलकर अपनी सुरक्षा करने का निर्णय लिया। पूर्वाकोट के पुलस्य पुत्र कुपार उस वक्त मात्र 15 वर्ष के थे। युद्धाभ्यास में वह बहुत प्रवीण था। पुलसिव राजा को अपने पुत्र की योग्यता पर भरोसा था, इसलिए उसे ही सेना का संचालन करने हेतु नियुक्त किया गया। अपने शौर्य बल से सेना की मदद से आक्रमण करने वालों को मार भगाने में उसे कामयाबी मिली, किंतु उस युद्ध में कोपार की सेना का अधिक नुकसान हुआ। बाहरी सेना से कोपार की सेना अधिक मात्रा में मारी जा चुकी थी। कोपार के पास अधिक मात्रा में सैन्य बल होने के कारण वह शत्रु सेना को अपने गणराज्यों से मार भगाने में कामयाब हुआ, अन्यथा उसकी हार हो चुकी थी। अन्यथा उसकी हार हो चुकी होती। इस घटना ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि लड़ाई में उसकी सेना अधिक मात्रा में क्यों मारी गई। अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी सेना के जवान शत्रु सेना के जवानों की तुलना में शौर्य बल से कम क्यों हैं। उस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए वह हरवाकोट, मोरवाकोट और पूर्वाकोट के गणजीव जो भयानक रोगों के संक्रमण से ग्रस्त हो चुके थे, उन्हें उचित वैद्यकीय मदद पहुंचाने के कार्य में जुट गया। लोगों की सेवा करने हेतु वह तीनों गणराज्यों में करीब करीब सभी ग्राम, कस्बे, नगर, गुट्टा, गुड़ाकोट आदि को भेंट दिया, जिससे वहाँ के लोगों की सही परिस्थितियाँ की उसे जानकारी प्राप्त हुई। उस वक्त एक गणराज्य में अनेक छोटे छोटे मोकासदारियों होती थी। मोकासदारियों के प्रमुखों को मोकाशी कहा जाता था। प्रत्येक मोकासदारी में नार, गुड़ा, टोली, कस्सा, पल्ली ऐसे ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम के मुखिया को मुर्सेनाल कहा जाता था। इन सभी इकाइयों को पर गणराज्य प्रमुख की अधिसत्ता होती थी।
मूर्छनाल पोए ग्रामों के मुखिया होने के नाते ग्रामवासियों की समस्या, लड़ाई झगड़े आदि सुलझाया करते थे। कुछ अनसुलझे मामलों को वो मोकासदारी के मोकासी के पास ले जाया करते थे। जिन समस्या या मामलों को मोकासी नहीं सुलझा पाते थे उन्हें राज्यों के जो प्रमुखों के पास पेश किया जाता था। इस तरह गणराज्यों की प्रशासन व्यवस्था कार्यरत थी। इसके बावजूद भी वहाँ के सामुदायिक प्रणाली में कुछ त्रुटियाँ थीं। गणराज्यों की जो इकाइयाँ थीं उनमें आपसी तालमेल नहीं था, उनमें सुनियोजित सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, सभी के लिए लागू हो ऐसे नीति नियमों का अभाव था। हर एक गणजीव स्वयं को स्वयंपूर्ण केंद्र मानता था, अपने स्वार्थ के लिए औरों का साधन के रूप में प्रयोग करता था। कोई भी किसी के भी लड़की से अपना शारीरिक संबंध प्रस्थापित किया करता था। ऐसे अनिवृत्त समाज व्यवस्था में अवांछनीय प्रकार घटित हो जाने पर लोग ग्राम मूर्छनाल, मोकाशी या गणप्रमुख की ओर न्याय मांगने जाया करते थे। उसमें किसी को न्याय मिलता था तो किसी को बेकार ही अन्याय भी सहना पड़ता था, जिसके कारण उनमें आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। संपूर्ण कोया वंशीय गणजीवों में अनियमितता तथा अनैतिकता का साम्राज्य फैला हुआ था, जैसे कि आज भी हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, अन्याय एवं अत्याचार का शिकार हो चुका था। सभी लोग दुख से पीड़ित नजर आते थे। उनमें एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे परिवार के प्रति, एक दूसरे गुटों के प्रति, समूहों के प्रति, गांवों के प्रति, मोकासदारियों के प्रति तथा एक दूसरे गणराज्यों के प्रति अपनत्व, प्रेम भाव, बंधुभाव एवं सहकारी की भावना का अभाव था। खुद के ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दूसरों को दुख भी पहुंचा तो उन्हें कुछ नहीं लगता था। उनमें केवल स्वजीवन के बारे में, स्वपरिवारों के बारे में, स्वयं जानमाल के बारे में स्वार्थ के भावना प्रबल हो चुकी थी। स्वयं की शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे हर वक्त एक दूसरे के साथ, एक दूसरे समूह के साथ, एक दूसरे ग्रामवासियों के साथ, एक दूसरे मोकासदारियों के साथ तथा एक दूसरे गणप्रमुखों के साथ संघर्ष, कलह एवं लड़ाई झगड़े किया करते थे। इसलिए कोयमुरी द्वीप के कोया वंशीय गणजीवों में हिंसाचार, अन्याय, अत्याचार एवं अहंकार का साम्राज्य निर्माण हो चुका था। उनका व्यवहार परिवार में, गुट गुट में, समूह समूह में, ग्राम ग्राम में, मोकासदारी में और अपने गणराज्य में सीमित हो चुका था। उनके संबंध आपस में सीमित दायरे में होते थे। परिवार के परिवार में, गांव के गांव में, समूह के समूह में तथा गुट के गुट में वैवाहिक संबंध प्रस्थापित होते थे। इस तरह सम प्रजातीय गणजीवों के स्त्री पुरुषों का वैवाहिक संबंध से जो नवसत्व पैदा होते थे, मतलब कि जो नई संतान पैदा होती थी, वे बहुत ही कमज़ोर, दुबले पतले एवं शारीरिक रूप से अपंग तथा अन्य विकृति युक्त होते थे, जो कि भांतिपारी कोपाललिंगो जी ने इसलिए गोत्र व्यवस्था बनाई थी। 750 गोत्रों में विभाजित किया था और उन 750 गोत्रों को अलग अलग देवों में भी शामिल किया था, जो उससे कि 12 देव तक होते हैं और उन 12 देव में 750 गोत्र होते हैं। तो यह सब उन्होंने पहले ही जानकारी दे चुकी थी और इन्होंने इस तरह के कार्य किए थे। फिर क्या हुआ कि उनमें प्रकृति की शक्तियों से लड़ने, मुकाबला करने तथा समायोजन करने की क्षमता की कमी होती थी। इसलिए वे प्राकृतिक कालचक्र के शिकंजे में जकड़े थे, मृत्यु की शिकार हो जाया करते थे। इसलिए जीवन विनाशक रोगों का संक्रमण हो चुका था। ग्राम, समूह, गणराज्य आदि की सुरक्षा के लिए जैसे शक्तिशाली, सूरवीर एवं पराक्रमी योद्धाओं की आवश्यकता होती थी, वैसे जवान उस वक्त कोपाललिंगों के पुरवकोट और अन्य गणराज्यों में भी नहीं थे। और यही कारण था कि कोपार की सेना अधिक मात्रा में लड़ाई में मारी गई। तो यह सब आज हमें इतना सारा जानकारी देखने के लिए मिला। और इसके बाद मैं एक पार्ट और बनाऊंगा, वो छोटा सा है, थोड़ा सा छूट गया था।
तो आप बताना आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर कि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा तो यही उद्देश्य है कि मैं अपने लोगों को अपने धर्म, इतिहास, संस्कृति के बारे में बताऊं, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है। आचार्य मोतीराम कंगाली जी ने उन्होंने शोध करके जो हमें ज्ञान दिया है, वह सब मैं आपके सामने लाता हूँ, क्योंकि कई लोगों के पास पुस्तक नहीं है। इसलिए मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक यह सब जानकारी देते रहता हूँ। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार। जय सेवा, जय गौड़वाना, जय बड़ादेव।